पहलगाम हमले के बाद, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बाद, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद सब वेट कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के ऊपर क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है। हमारी नेवी रोज कुछ ना कुछ ट्वीट कर रही है, एंटी मिसाइल एक्सरसाइजेस चल रही हैं, एयरफोर्स का कुछ और ट्वीट्स आ रहे हैं, हमारी आर्मी के कुछ और संदेश आ रहे हैं और ये सब ऑफिशियली उनके अकाउंट्स पे ट्वीट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा, पर प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कल्पना से ज्यादा होने जा रहा है। पर इसके दो पहलू हैं। आज ये खबर आई कि पहलगाम में जो हुआ उसके अंदर 15 लोकल्स का भी सपोर्ट था। तो जो ये लोकल सपोर्ट है और अगर पाकिस्तान के साथ एक्शन शुरू होता है, ये लोकल सपोर्ट कितना डेंजरस है, पाकिस्तान के अंदर क्या एक्शन होता है, उसके लिए हमारी आर्म फोर्सेस ऑब्वियसली सक्षम है, पर बहुत सारी उसके अंदर स्ट्रैटेजीज हैं। क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान से झेल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान का प्रॉब्लम पेरेनियल प्रॉब्लम है, और तीसरी तरफ वो कश्मीर वाली स्पीच उनके आर्मी चीफ की, और उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी एक तरह से रिपीट करते हैं रिसेंटली। तो ये सब तरफ से पाकिस्तान अपने आप को घेर भी रहा है, पर भारत क्या करेगा, ये सब समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए कर्नल RS सिंह जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने आर्म फोर्सेस में, आर्मी के अंदर, और RAW जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है उसके अंदर बहुत समय काम किया है, देश की सेवा की है। तो हम उनसे समझना चाह रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे। तो सर, ब्रॉडली पहले 1 डिग्री तो हमारा भी फेलियर था जो पहलगाम हो गया सर। तो सर, ये लोकल सपोर्ट का जो वहां पे एलिमेंट है, क्या कारण है कि कश्मीर की प्रॉब्लम 370 खत्म करने के बाद भी, बालाकोट के बाद भी, और अब भी, अभी भी इराडिकेट पूरी तरह से प्रॉब्लम हम खत्म नहीं कर पा रहे? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपने जहां बात छोड़ी है मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अगर पिन पॉइंट इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें तो वो समझ सकता हूं, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन देखिए क्या है कि हमने इंसानियत में और अपने लोगों में, मैं जब अपने लोगों को की बात कर रहा हूं तो हमने ये कश्मीर के जो लोग थे उनको अपना समझा, और हमने ये सोचा कि वहां पर जब टूरिज्म बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा था। मुझे याद है 2022 में कोई 25 लाख थे, फिर 27 लाख हुआ, और इस साल कोई 35 लाख टूरिस्ट फुटफॉल्स थे। तो हमको ये लगा कि शायद ये जो आर्थिक उन्नति जो टूरिज्म के द्वारा जो पैदा होगी उसके कारण स्टेक्स हो जाएंगे। जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो बाकी देश के साथ जुड़ेंगे, और वो भी तब हमने सोचा जबकि उनका, आपको मालूम है कि 1990 में पलायन हो चुका था। तो हमने, भाई देखिए, संगीन के साये में तो टूरिज्म नहीं हो सकता है। तो हमने लोगों पर शायद विश्वास, और ये विश्वास करना कोई गलत नहीं था, और ये कैलकुलेशन की इकोनॉमिक स्टेक्स होंगे, इसलिए खुद ही लोग दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देंगे। वो हमारी लोगों में आस्था, वो विश्वास, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इसको आप अगर कोई हनी कोट कर रहा है या उसको शुगर कोट कर रहा है तो वो बिल्कुल बकवास है। और कई लोगों ने जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को डिबंक किया था, आज उनसे जवाब मांगिए। और मैं तो लोगों को कहूंगा कि ये अपने व्हाट्सएप पर जिस तरीके से इसको, जो भी ये वारदात हुई है उसको हमेशा रखिएगा, हर दिन देखिएगा। नहीं तो हमारे यहाँ पता नहीं लोगों को क्या एक टेंडेंसी है, मैं किस नाम से उनको पुकारूं, कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर पता नहीं उनको कौन सी एक बीमारी पड़ जाती है कि फिर से उसी रास्ते पे निकल जाते हैं। तो सर, ये टेंडेंसी
जी। सर ये टेंडेंसी तो एज हम सब सिटीजन्स हैं, हमें ही अपने आप से पूछना चाहिए। 26/11 मुंबई हुआ, उसके बाद भी हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बुलाते हैं, पाकिस्तानी मूवी स्टार्स को बुलाते हैं, पाकिस्तान से रिश्ते रखना चाहते हैं, 4 दिन में भूल जाते हैं, हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स जाते हैं। अभी आईबी मिनिस्ट्री ने कोई मूवी बैन की है जिसमें पाकिस्तानी एक्टर कोई फवाद खान उसमें काम कर रहा था, मैंने उस पे बोला भी। तो सर ये अगर हम 26/11 जो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल बिट एक्ट था, उस समय की सरकार ने मुझे कोई डाउट नहीं बोलने में नाकामी की कि पाकिस्तान को लेसन नहीं दिया। बट हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपको सर क्योंकि आपने इंटेलिजेंस में काम किया, क्या रीज़न्स हैं कि हमारी इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि जिस देश के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, वो पैसा भारत में कमाएँगे, टैक्स नहीं देंगे, उनके देश की पॉलिसी है उस टैक्स मनी को किस तरह यूज़ करने की। ये तो सर ये मैं थोड़ा देखिए, ये सामाजिक बात जानना चाह रहा हूँ। इसके ये अगर इस बात की, ये चरित्र में मैं इसको कमी मानता हूँ। और ये चरित्र की कमी कैसे पैदा हुई हमारे अंदर, कि जो लोग पाकिस्तान जिन्होंने बनाया वो हिंदुस्तान में रह गए, जो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। 1946 के इलेक्शंस की मैं बार बार जिक्र करता हूँ। 86% ऑफ द मुस्लिम्स दे वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, और वो जो चुनाव हुआ था वो बिल्कुल पाकिस्तान के एजेंडा पर ही हुआ था। क्या आपका ये कहना है कि जब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सब कलकत्ता से वो पलायन कर गए? नहीं सर, वहीं रह गए। तो हमारे अंदर तो पाकिस्तान रहा है, ये डाटा तो आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। 100% बॉम्बे जो प्रोविंस था, हम 100% लोगों ने पाकिस्तान, मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, 100%। मद्रास प्रोविंस, बिहार में 86% कुछ था, को 55 लोग नहीं दिया था। यूपी में भी कुछ ऐसा, ओवरऑल इट वाज 86-87%। तो वहां पे रह गए। दूसरी बात क्या है कि आप ये ये तबका यहाँ रह गया, जो असली पाकिस्तान वो भारत में रह गया। ऊपर से हमारे यहाँ एक जो इंटेलेक्चुअल बैकअप, जो जिसको आप कहते हैं, इंटेलेक्चुअल बैकअप जो था, ये लाहौर से जो भगाए हुए लोग थे ना, उनके जैसा डैश 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 आपको लोग नहीं मिलेंगे। आप एडजेक्टिव खुद चूज कर लीजिए। कुलदीप नैयर, ये जितने आपके आजकल बड़े बड़े लॉयर आपके यहाँ घूम रहे हैं, बोलते हैं हम 2 रूम के मकान में शुरू तब मार के भगाया है, तो क्या तुमको यहाँ पर 8 रूम का मिलेगा क्या? उसके बाद पूरा पूरा आपका बॉलीवुड बॉलीवुड, स्पेशली पिक्चरें बॉलीवुड। आप देखें, मुल्क ये इस हमारे जमीन का बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के बाद लोगों में थोड़ी, कुछ लोगों में डर था, शर्म था कि भाई वी विल नॉट बी एक्सेप्टेड विद अ मुस्लिम नेम। तो यूसुफ खान बिकेम, दिलीप कुमार, मधुबाला का भी कुछ नाम ऐसे ही था, मुसलमान नाम था, मीना कुमारी, ठीक है, ये आपका जो जॉनी वॉकर था वो भी, उसका भी मुसलमान नाम। तो कम से कम वो था, लेकिन पूरा जो इनका जो इंटेलेक्चुअल बैकअप जो था वो सब लाहौर वाला। तो लाहौर का बैकअप, और ये आपका जो पाकिस्तान विद इन इंडिया। अब होता क्या है कि इसमें जब भी कोई ऐसा कुछ ये होता था तो ये साइकिल चलाते थे, दहशतगर्दी, वारदात, टॉक, टॉक, दहशतगर्दी, ये साइकिल चलता रहा। पहली बार मोदी साहब ने इस साइकिल को तोड़ा, और जब तोड़ा तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई। ठीक है, बात मैं दोबारा आता हूँ उस रास्ते पे, मैं नहीं निकल पड़ना चाहता हूँ, लंबा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ सर, कि देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में कि नो, इंसर्जेंट इज लाइक अ फिश इन वाटर। हम्म।
या इसको यूं एक्सट्रापोलेट करें कि टेररिस्ट इज लाइक फिश इन वाटर। बिना लोगों के सपोर्ट के टेररिस्ट ऑब्लिक इंसर्जेंट सरवाइव नहीं कर सकता है। बाय वाटर यू आर एल्यूडिंग टू द पीपल। तो आज आप जो देख रहे हैं कि लोग जो अंदर का इन्वॉल्वमेंट जो था और 200 लोगों को उठाया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। आपने वो एकता तिवारी का भी आपने देखा होगा, जो वो किस तरह से वो आपके जो ये खच्चर वाले थे उसमें इन्वॉल्व थे। अब आप कहेंगे कि एक 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 कोई उसमें मारा गया, तो आप उसको इतना ओवर प्ले कर देंगे कि बाकी का आप जो कॉम्प्लिसिटी है वो बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं। यही तो होता है हमारे देश में। तो असली में ये हुआ क्या, और थोड़ा सा मैं इसमें एक जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल था सर इसमें। आप पूछेंगे कैसे? देखिए क्या है कि हमने इतने साल के बाद 370 को हटाया, एक पूरा जोग्राफिकल रिकॉन्फ़िगरेशन किया, साइकोलॉजिकल रिकॉन्फ़िगरेशन किया। लद्दाख के लोगों ने राहत की सांस ली कि इनके इन नालायकों से तो अलग हो गए। जम्मू के लोग भी इनसे अलग होना चाहते हैं, पूरी तरह नहीं हो पाए, फिर भी उनको एक उम्मीद थी कि आगे चीजें बेहतर होंगी। ये सारा जो एक तरह से ये इवॉल्व कर रहा था 1970 के बाद, JNK एज अ यूनियन टेरिटरी was evolving sociologically, psychologically, ठीक है ना, in terms of integration, ठीक है सर। तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि भाई आपको इलेक्शन करवाना है। अरे इलेक्शन तो होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन आपको क्या समझ नहीं है क्या? आपको जमीनी हकीकत के बारे में समझ नहीं है। सर और उस नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन। और जमीनी हकीकत क्या है सर, कि आपने जब एक टाइमलाइन कर दिया और आपका टेनर बहुत बेहुदा वाला टेनर था कि विद इन 3 months यू विल हैव इलेक्शन। अब इलेक्शंस करवा दिए, इलेक्शंस करवा दिए तो जो प्लेयर्स पहले थे, जिन्होंने जो पाकिस्तान परस्त थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलके वो म्यूजिकल चेयर खेला था एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला एंड मुफ्ती, वो वही उन्हीं को आपने वही पॉलिटिक्स रिस्टोर कर दिया। तो अब होता क्या है सर, कि जब एक प्रेसिडेंट रूल होता है तो जितने वो नुमाइंदे होते हैं उनका कोई पॉलिटिकल वो नहीं होता है, टेक्स नहीं होता है। वो बिल्कुल अपना क्लियर हेडेड विजन से वो लोग देखते हैं, दे जज ईच इशू ऑन इट्स मेरिट। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी कोई आएगी, उसके सारे पुराने तार जुड़ जाते हैं सर, उसके सारे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड सारे तार जुड़ जाते हैं। यू मीन टू से कि अभी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसका जो पहले सेपरेटिस्ट थे उनसे कोई ये नहीं है क्या? अक्रॉस द बॉर्डर उनके सारे लिंकेजेस 370 हटने के बाद ये हो गए? कुछ नहीं हुआ है सर, अभी कोई भी क्रोकोडाइल टीयर। ये तारों को फिर से जोड़ने का काम ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। ये सर इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। इसमें दो पहलू हैं सर। पहला पहलू, जैसे जब हाउस में रखा गया था, कोई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, काफी समय तक घर में रखा गया। जब 370 आया या 370 एब्रोगेशन पे पूरी लॉबी, जितने भी एनजीओ थे, कंसर्न प्लेयर्स थे, सब कोर्ट गए और यूनानिमस जजमेंट आया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है। जबकि प्रीवियस जजमेंट्स आ चुकी थी कई कोर्ट्स की और कई लोग समझना शुरू हो चुके थे 370 परमानेंट। बट सर एक पॉइंट के बाद, इफ वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, इलेक्शन तो होना पड़ेगा सर। अगर आप, या तो आप भारत सरकार ये व्यू ले ले कि हम इस जगह में इलेक्शन करवा ही नहीं सकते और कभी नहीं करवाएंगे। मुझे नहीं याद कि भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया या नहीं लिया।
बट क्योंकि जब 370 एब्रोगेशन का केस था उसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। तो सर एक डेमोक्रेसी के अंदर एंड ऑफ द डे चुनाव तो आपको करवाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम आती है सर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट लगाने में कि आप लगा तो देंगे एक बारी, देयर हैज टू बी अ पीरियड, उसके बाद आपको पार्लियामेंट से भी अप्रूव सब कुछ करने के बाद चुनाव करवाएंगे। व्हाट इफ द पीपल ऑफ दैट एरिया अगेन वोट दैट पर्सन बैक टू पावर, जो किसी और स्टेट में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो सर अगर हमारा कोर्ट सिस्टम है और डेमोक्रेसी में जरूरी भी है, तो चुनाव तो सर एंड में होंगे ही होंगे। अब 3 महीने और डिले कर लेंगे, आप 4 महीने डिले कर लेंगे, आप 6 महीने डिले कर लेंगे, आप 8 महीने डिले कर लेंगे। ये तो सर मुझे नहीं लगता है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सोल्यूशन कभी भी हो पाएगा कि चुनाव हो ही ना, और बिकॉज ब्यूरोक्रेट और अ पॉलिटिकल पर्सन अपॉइंटेड कैन बेस्ट डिसाइड, तो फिर तो सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाकी स्टेट्स में भी आएंगे। तो इसलिए आई डोंट नो उसमें क्या हो सकता है। बस मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं कि अब भारत सरकार सर क्या सिचुएशन में है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादा ब्लंटली बोल सकते हैं। आपको एज आप उस पर अपना ओपिनियन दीजिए। बहुत ब्लंटली बोल रहे हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। तो सर व्हाट आर दी, और इंडस वाटर ट्रीटी बड़ा अजीब लगता है सर कि कभी सस्पेंड नहीं की गई थी। हम जंग लड़ रहे थे, खून बहाया जा रहा था, पर हम पानी तब भी दे रहे थे। ये कल्पना से परे है कि हम क्यों कर रहे थे ऐसा, पर रीजंस जो मैंने बहुत बड़े डिस्कस भी किए। तो सर अब आपको क्या लग रहा है, क्या ऑप्शंस हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए सर? व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन टेबल? नहीं, मैं उसमें 2 लाइन में जरूर जोड़ूंगा। जी सर। आप बाकी भारत के साथ, आप उस समय 370 बाकी किसी स्टेट के साथ नहीं था, तो वो दैट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस। 35A भी बाकी किसी के साथ नहीं था, केवल JNK के साथ ही था। और दूसरा मैंने कहा कि फिश इन वाटर, हम्म। आज आप वाटर को कम से कम कुछ बदलने का तो मौका देते हैं। भाई मछली भी पालते हो तो पानी बदलते हो ना, तो वाटर तो आपने वही रखा। मैं इस बात को कह रहा हूं आपको। इट वॉज अ वेरी, भाई इतने साल एज ए स्पेशल केस 35A विच इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चला हम्म। है। तो आप दूसरे स्टेट के साथ इसमें एक एक बॉर्डर स्टेट, जिसका मतलब जिसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते थे लोग, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझ में आना चाहिए था कि there are times when geopolitics and strategy clashes with legal, maybe legal imperatives. I don't know what takes precedence there. Anyway, आपने जो कहा ये कि जो मोदी साहब ने बोला, और आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, आपने क्या था सर? ऐसा था कि आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं हम्म। कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, हम्म। अब क्यों हो रहा है। ये बड़ा आपको इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। हम्म। देखिए क्या है कि आपने और हमने और हमारे बच्चों को जो पढ़ाया गया है इतिहास, कि हमने अंग्रेजों से छीन के आजादी ली थी, वो हमने कोई आजादी नहीं छीनी थी। जो छीनने वाले थे वो भगत सिंह के बाद वो पहले के लोग थे, ठीक है ना। वो छीनने वालों को ही दबाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हमने अंग्रेजों के साथ वो गेम खेलते रहे। 1937 में इलेक्शंस भी हमारे हुआ, यहाँ हुए, और ये फिर ये हुआ, फिर उनके कुछ फेवरेट लीडर्स भी हो गए। जिन लोगों को अंग्रेजों को जिन असली स्वतंत्रता सेनानियों से जो डर था, थ्रेट था, उनको अंडमान भेज दिया गया और किसी तरीके से मरवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ देम। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो ये सब चौकड़ी एक साथ बैठी थी, और इनको कहा गया कि देखो, और उस चौकड़ी में जिन्ना भी शामिल, कि तुम लोग जो जो चाहते हो तुमको सबको देंगे। जिन्ना ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए,
हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स के लिए हम रीजन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना वो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स अबंडन नहीं किया है। हमको ये रीजन चाहिए वेस्ट पाकिस्तान का एज अ फ्रंट लाइन अगेंस्ट सोवियत यूनियन। पहले भी रशियन ग्रेट गेम चल रहा था, जिसके तौर पे वो 1893 में डूरेंट लाइन बनाया गया था। फिर जिन्ना को बोला गया कि जिन्ना वो डोमिनियन स्टेटस बहुत दिन तक था पाकिस्तान। उसके बाद ये आपके उसने कहा कि हमारे इंडियन ओशन में कुछ इंटरेस्ट है, हमारे खास इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, इसीलिए आपकी जो नेवी जो होगी उस पर हमारा ये होगा। और इंडियन नेवी को भी सर, आपने कभी सोचा है कि आपने जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत जो वो किया था, डू यू थिंक इट वाज बिकॉज मतलब इंडिया ने वो किया था? वो ब्रिटिश के मैरीटाइम इंटरेस्ट थे कि उन्होंने कहा कि ये लो, ये इस रीजन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा रहेगा, आपके नीचे रहेगा लेकिन वो रहेगा हमारा, ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर उसी तरीके से उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को भी कहा कि भाई ये जो रीजन जो है ये साउथ ईस्ट एशिया से और खास तौर से बे ऑफ बंगाल से में हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। तो जिन्ना वो कह रहे थे, जिन्ना ने कहा नहीं मुझे चिटागोंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो कहता नहीं नहीं चिटागोंग हमको चाहिए। तो जिन्ना ने बोला मैं कैसे क्या करूंगा, इसका इसका तो कोई डेप्थ ही नहीं है। तो 15 अगस्त को कुछ और था, 17 अगस्त को बोला कि अच्छा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स भी ले लो, जो 90% जहां पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन था, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, तो फिर नेहरू को बोलेगा कि देखो नेहरू, मैं तुमको ये प्रधानमंत्री तो बना दूंगा, ये एरिया हमको चाहिए। सो पाकिस्तान वाज नॉट क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। वो तो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए कि हमें हमारी तारीख अलग है, हमारा ये अलग है, हमारा वो अलग है, हमारा बाप दूसरा था जो हमारी नस्लें दूसरी है, हमारा कैलेंडर दूसरा है, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारे विलन्स अलग हैं। जो 1940 का जो ये रेजोल्यूशन जो था लाहौर में, जिन्ना ने यही बात कही थी जो कि ये आसिफ मुनीर जो है वो वर्ड बाय वर्ड उसमें दोहराया था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। कोई ओरिजिनलिटी नहीं है उस आदमी में। तो हुआ क्या सर कि जब ये सब हो गया, तो जब पाकिस्तान बना, तो फिर नेहरू को बोला गया कि देखो ऐसा है, अब ये नया तो मैंने ये बना दिया है टेरिटरी, कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, इनको तो पानी भी चाहिए। तब इन्होंने कहा कि तुम पानी भी दोगे। देन अमेरिका रिप्लेस ब्रिटेन एज द सक्सेसर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना। तो यहां पर फिर क्या होता है कि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट करवाया, इंडस वाटर ट्रीटी करवाया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया तो समझिए कि अमेरिका ने करवाया। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक बट अमेरिका, ठीक है। तो वो हुआ, तो उसके बाद से क्या था सर कि हमारा कुछ अ, हमारा खास उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे उसके बारे में, वी वर शिप टू माउथ। इसीलिए 1965 वॉर उधर हो रहा था, और इधर ये दोनों जो कमिटी थी ये इंडस वाटर ट्रीटी की, वो देखे मतलब उनकी मीटिंग्स होते रही। 71 की लड़ाई में भी वही हाल था, कोल्ड वॉर था, हम कोई कदम उठा ही नहीं सकते थे। और इतना हमारी कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल हेफ्ट भी नहीं थी कि हम यूनिलैटरली उसको एब्रोगेट कर देते कि जो होगा सो देखी जाएगी। बिकॉज हम इतने सारे हमारे ऊपर दबाव थे, हमारी आर्थिक हालत इतनी बुरी थी, और इतना प्रेशर था कि कोई उसको झेल नहीं सकता। तो इस बार मोदी साहब ने 2019 में पहली बार उन्होंने इसकी चर्चा की कि ये ट्रीटी में एब्रोगेट कर दूंगा, और कुछ काम भी हुआ उस पर। और देखिए सर, आज हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया, और वो भी तब जबकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आपके सॉइल पे था।
यस तो सर। डू यू मीन जी, डू यू मैं मीन टू से, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं मोदी सरकार पे आने से पहले, क्योंकि 2 दिन पहले मैं यही पॉडकास्ट मिस्टर कन्वल सिब्बल फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से कर रहा था, वो भी यही बता रहे थे कि जो इसके आर्बिट्रेटर्स थे वो भी लंदन इंपीरियल कॉलेज का इंजीनियर होगा, यूएस का कोई कॉलेज का इंजीनियर होगा, इसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा वो भी सारे फॉरेनर्स होंगे। तो नेशनल एक कंट्री बेसिकली अपनी जुडिशरी भी, जजेस भी हाउस ऑफ लॉर्ड के होंगे और यूएस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, मतलब पूरा ही सर इंजीनियर टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, वर्ल्ड बैंक, सब कुछ ही फॉरेन था। तो बेसिकली जो आप बात कह रहे हैं वही हालत थी सर, कि हम तो अपना, अगर अगर हमें हमारे ऊपर एडजुडिकेशन भी हम नहीं कर रहे और इंजीनियरिंग भी हमारी नहीं है और नक्शे भी हमारे नहीं है जो हम बना सकते हैं, तो एक तरह से तो वो इंपीरियलिज्म विद सॉफ्ट हैंड था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोला ना मैं, हम तो शिप टू माउथ थे। हम कुछ भी अगर इस तरह का काम पहले करते, आज से 10 साल पहले, 10 तो आपको डराते, सैंक्शंस लगा देंगे आपके ऊपर। ये तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, नहीं तो अभी तक तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया हुआ होता। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं, ये समझने की बात है कि उसमें जो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट में आपका जियो पॉलिटिकल हेफ्ट, वो बहुत मैटर करता है सर। आप वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में से हो, दैट इज योर इकोनॉमिक हेफ्ट। आपके बिना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है, दैट इज योर जियो पॉलिटिकल हेफ्ट। You are actually the masters of the Indian Ocean, one of the biggest, one of the most powerful navies in the Indian Ocean. That is your military heft. So it is a combination of all these factors जिसके कारण ये संभव हो सका। और on the top of it, a leader who cannot be blackmailed. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के कारण ये पॉसिबल हुआ है। अभी क्या क्या है सर कि एक्चुअली ना मैं इतने सारे पॉडकास्ट करता हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। नई नई चीजें आती हैं, आप लोग डिस्कशन जब करते हो। अ, कल और आज में बहुत फर्क आ गया है। आज की बात अगर करें तो आपने पढ़ा होगा कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है। अब आप बताओ सर कि हमारे सर यहाँ क्या ट्रम्प कहते हैं, स्टेटमेंट से पहले मेरा एक फॉलो अप था, क्योंकि आपने जो बात बोली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और आपने बहुत प्लेनली बोला कि जज्बात की बात भी नहीं है, फीलिंग की बात भी नहीं है, इमोशन की बात भी नहीं है, आपकी ब्लंटली आपकी वैल्यू क्या है, आप टेबल पे क्या लेके आते हैं इकोनॉमिकली, आपकी इंडस्ट्री, आपकी मिलिट्री, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी क्या हेफ्ट है, आपकी क्या, ये बहुत सिंपल बात है, चाहे पसंद हो ना हो, बट सच तो यही है कि आपके इमोशन से वर्ल्ड नहीं चलता, आपकी टेबल पे क्या लेके आ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पर आपने इसमें जो लास्ट पॉइंट बोला, लीडर हु कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लीडर हु इज स्ट्रॉन्ग, लीडर हु इज डिसाइसिव, लीडर हु इज दिस और दैट, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट। तो ये सर, लीडर हु कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड पे क्या भारत का इतिहास रहा है, क्या मोदी जी ने डिफरेंटली किया है, क्योंकि एक बड़ा पिक्यूलियर वर्ड लगा मुझे जो आप यूज कर रहे हैं, रादर देन स्ट्रॉन्ग लीडर। नहीं, ये तो मालूम है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने लीडर्स हैं दे वर ऑल सब्जेक्ट टू ब्लैकमेल। नेहरू के तो ब्लैकमेल के किस्से आपको सारे मालूम है। इवन मिसेस गांधी वॉज ब्लैकमेल। मिसेस गांधी, आप एक बात बताइए, किसी वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 93,000 प्रिजनर्स आपने लिए, आपका क्या कुछ नहीं? आपको उधर से सोवियत यूनियन ने कहा कि देखो ये लड़ाई हमारी लड़ाई थी, वी वांटेड टू डिसलॉज द अमेरिकन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम दैट रीजन। हमने कर दिया, काम तमाम है। अब 93,000 प्रिजनर्स जो है आप लौटा दें, और कुछ नहीं, आप कोई कंडीशन नहीं डालेंगे, लौटा दिया हमने। 65 में हमने हाजी पीर कैप्चर किया,
जिसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं। आपको कहा लौटा देने के लिए, बोला लड़ाई खत्म। उधर एक आर्मी चीफ को बोला कि सुनो तुम एक स्टेटमेंट दो कि हमारे पास एम्युनिशन नहीं, एंड दैट आर्मी चीफ के कि हमारे पास तो एम्युनिशन खत्म हो गया, जबकि महीनों का एम्युनिशन पड़ा हुआ। सो एवरीबडी वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड। जब आप अपने बच्चों को बाहर स्कॉलरशिप पर भेजते हो ना पढ़ने के लिए, यू बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ ब्लैकमेल। आपका बच्चा इतना बड़ा कोई आइंस्टाइन नहीं है कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द केसेस कि आपको वहां पर हार्वर्ड पर स्कॉलरशिप, और ये वो तो भी सर क्या। ब्यूरोक्रेसी, ये तो ब्यूरोक्रेसी की बहुत प्रॉब्लम बोलते हैं लोग, मैं कितने ना कितने को मैं क्या। मैं एक बात कर रहा हूँ। सो हियर इज अ मैन हु कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड। इसको 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 भाई ब्लैकमेल कौन होता है? जिसको अपने आने वाले प्रोजेनी की चिंता होती है कि मैंने जो ये पॉलिटिकल अंपायर खड़ा किया है उसका क्या होगा, वो ब्लैकमेल होता है। फिर आप किसी, मान लीजिए अगर ये विदेशी महिला ने जाके एमओयू या किसी से साइन किया है तो वो ब्लैकमेल होगी कि नहीं? एज लॉन्ग एज शी लिव्स शी विल कॉन्स्टेंटली बी ब्लैकमेल्ड। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस मैन कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड। आप ज्यादा अगर वो करेंगे ना तो झोला उठाएगा और हिमालय में फिर से चला जाएगा वो। दैट इज व्हाई आई सेड। तो हम जी फिर बात करते हैं कमिंग टू ये। ट्रम्प नाउ, ट्रम्प हाँ, स्टेटमेंट सर। जी जी, ट्रम्प 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 की बात करते हैं हम। देखिए, ये ट्रम्प का जो बोलने का तरीका है ना, ओ इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैव बीन एट ईच अदर फॉर 1000 years, ठीक है, 1500 years एट द बॉर्डर, दे विल फाइंड अ वे आउट। ठीक है सर, आप इतना बेवकूफ मत समझिए उस आदमी को। बिल्कुल भी नहीं है सर, हाँ। ठीक है ना भैया, वो एक बिजनेसमैन है और एक वो ग्लोबल स्केल पे वो बिजनेस करता है, सो ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, हम्म, हम्म, ये इसका तरीका है बोलने का, आ, कि भैया देखो यार, आई एम नॉट बॉदर्ड इफ somebody thinks that I am going to intervene, that is not the case। और ये क्रिस्टियन फेयर ने आज कहा भी है कि एक तरह से इंडिकेशन दे दिया गया है कि भाई इंडिया का फ्री है। हम्म, वर, वरना वरना क्या होता था सर? जैसे ही कश्मीर में कुछ हो जाए पूरी दुनिया में हंगामा। अरे, वर्ल्ड का एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ईरान इजराइल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, एंड द थर्ड फ्लैश पॉइंट वाज इंडिया, इंडिया। अब इंडिया क्या है सर? पाकिस्तान, हाँ। हाँ, फिर आपको क्या कहा जाता था कि जितने सेमिनार या ऐसे होते थे कि भाई पाकिस्तान ये कब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, इन व्हाट सर्कमस्टांस। तो लोग कहते थे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जब होगा, अगर हम्म, आप इस्लामाबाद को मान लीजिए अगर आपने थ्रेटन किया तो न्यूक्लियर हम्म, बॉम्ब छोड़ेगा, हम्म, विदाउट रियलाइजिंग कि वो अगर अपने टेरिटरी में अगर टैक्टिकल छोड़ेगा तो उसका क्या होगा, वो सब छोड़ हम्म, दीजिए आप। तो यही कहा जाता था ना सर, हमने जो किया है अभी इंडस वाटर ट्रीटी का, इट इज वर्स देन ए न्यूक्लियर वेपन, मोर डिवास्टेटिंग देन ए न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल होता है, चलिए ग्राउंड जीरो होता है, वहां बम गिरेगा, बड़ा हम्म, नुकसान होता है। ग्राउंड जीरो के बाहर से दूर चले जाए तो रेडिएशन का खतरा वो सब रहता है। जापान में ये हुआ था, जापान emerged out of it and then became an economic सुपर पावर। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन लेकिन पानी के बिना तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा ना सर। तो वो कह रहे हैं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, मैं भी कह रहा हूँ इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो तो अभी दिस वाटर सर, इन योर असेसमेंट एज अ ऑफिसर, जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जंग छेड़ दी है, तो ये छेड़ दी है बेसिकली, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है फिर एक। सर, हम यू थिंक हम लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल नहीं है सर कि
पहले ये बात हम नहीं कह सकते थे, लेकिन इस बार तो हम कह रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो तमाम टीवी चैनल्स पे आते हैं हमारे यहाँ बुलाए, हम कहते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। हम तो कह रहे हैं इसको। हम्म। हम्म। अब है क्या सर सर कि पुराने देखिए, जमाने में भी तो जब किला को सरेंडर करना होता था, उसका आप पानी रोक दें तो जो अंदर पूरा टाउन था, पॉपुलेशन थी, वो सरेंडर ही करती थी। वो वॉर ही था किसी का पानी रोकना सर। सर जी ऐसा है कि मैंने देखिए एक ये किताब लिखी है, जी द सर। मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। हम्म। हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि विथ ऑल दिस वाटर गोइंग इनटू पाकिस्तान, हम्म। ये पंजाबी सारा सारा कंज्यूम कर जाते थे पानी। आप हम्म। सिंध में जाते जाते तो एक देयर आर टू टर्म्स यूज, वन इज वाटर स्कैसिटी एंड वन हम्म। इज वाटर स्ट्रेस। Sindh is passing through acute water stress, और बाय द टाइम, क्या डिफरेंस है सर दोनों में? नहीं स्कैर्सिटी में है कमी, स्ट्रेस में है कि आप मतलब बूंद बूंद गिन रहे हो, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, मिलेगा कि नहीं होगा। अब ये सोचो कि जब हमने ये कदम उठा लिया है तो एप्रीहेंशन कितना होगा वहां पे। इट हैज गॉट लार्ज मेनी फॉल आउट्स। फिर क्या होता है कि ये जो रिवर है, ये बाय द टाइम इट गोस इनटू द अरेबियन सी तो नाला बन जाता है। हम्म। हम्म। तो अभी अभी क्या होगा सर, अभी आपने देखा कि लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो इसका इम्पैक्ट होने में टाइम लगेगा, कुछ नहीं है। कुछ तैयारी पहले से भी की गई थी 2019 के बाद से। दूसरा क्या कि आपने देखा जो क्या हुआ है पीओके में, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वो उरी डैम जो है वो खोल दिया। खोल दिया, फ्लड कर दिया है सर। हाँ, हाँ, फ्लड की। फ्लड कर दिया। हाँ। तो ये जो ट्रम्प ने जो कहा है, वांस का प्रेजेंस यहाँ पे, जेडी वांस का प्रेजेंस और ट्रम्प का ये कहना, ये बिल्कुल उसने कहा है कि भैया ये इंडिया जो करेगा हम आपके साथ। और आपको मैं बता दूं कि ये विजिट्स होते ना ऐसे नहीं होते। हम्म। 1953 की बात है, एजनहावर जब प्रेसिडेंट थे, ही वाज आल्सो रिपब्लिकन। हम्म। तो हम्म। उनके उनके वाइस प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन। उनको भेजा गया था उस समय 16 कंट्रीज के, एशियन कंट्रीज इन अराउंड एशिया, टू इन्फ्लुएंस दिस कंट्रीज, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट थ्रेट था। तो जब इंडिया आए, वो उसके पहले एक चिट्ठी गई थी यहाँ के एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया। तो उन्होंने लिखा था कि देखिए साउथ में कम्युनिस्ट जो है बहुत रैपिडली वो दे आर गेनिंग पॉलिटिकल ग्राउंड, और ये अगर होता हो गया तो पूरा हिंदुस्तान डेमोक्रेसी हम्म। खत्म हो जाएगी यहाँ पे। हम्म। सो ही मेड अ विजिट हियर, इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट कोल्ड वॉर दिस थिंग। हम्म। और पहली बार कोई अगर फॉरेन के लीडर ने जॉइंट ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया सेंट्रल हॉल में, इट वाज निक्सन। ओ। ओके। तो वो भी किसी जियोपॉलिटिकल, मेजर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, और जेडी वांस भी मेजर जियोपॉलिटिकल को लेके आए थे हैं यहाँ पे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट that we suspended the article during his presence on Indian soil. अब आप पूछेंगे कि अ, क्योंकि सर ये द- जो आप कह रहे हैं सिग्निफिकेंस इसकी, क्योंकि जब आप बोलते हैं बात सही भी है, हम उसके 4-5 दिन बाद भी सस्पेंड कर सकते थे जाने के। हमने इमीडिएटली, इनफैक्ट सस्पेंशन हैपेंड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर स्पोक। सस्पेंशन एक दिन आया, उसके बाद बिहार जाके जो भी स्पीच दिया। तो आप, मेरे दिमाग में ये नहीं था, पर आप इसको सिग्निफिकेंट देख रहे हैं कि भारत ने जेडी वैंस के होते हुए उस समय इसको सस्पेंड किया, और उन्होंने उस पर कोई कॉन्ट्री व्यू तो दिया नहीं। अब तो सपोर्टिव टाइप के लोग बोल रहे हैं व्यू दे दिया। तो ये कि आप एक जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं टाइमिंग हमारे सस्पेंशन डिसीजन की, कि क्यों उस समय हुआ।
नहीं, जियो पॉलिटिकल वो है भाई, अगर अ, ये एक्चुअली इट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रूड एज अ डिप्लोमेटिक इंसल्ट। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हुआ होता तो जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, शी वुड हैव टेकन द नेक्स्ट एयरक्राफ्ट, और गॉट एन एयरक्राफ्ट एंड जस्ट फ्लू बैक। या और फिर प्रेस दूसरे कॉन्फ्रेंस ही कर देती सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देती ऑफ द कफ, उसका तो क्या पता था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो, तो आपको सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर है। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये कहानी कहाँ रुकेगी सर? हाँ सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यस। कहानी कहाँ रुकेगी? और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आसिम मुनीर ये बकवास क्यों कर रहा है। कहानी ये है सर कि देखिए, मोदी साहब सऊदी अरेबिया के विजिट में थे, उसमें एक खास मुद्दा था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक, ठीक है ना, खास मुद्दा सऊदी अरेबिया से पास करता है। गाजा एक बहुत बड़ा उसमें एक वाज अ रोबस्ट रोड ब्लॉक। उसको और रोबस्ट बनाने के लिए चाइनीज ने कहा कि भाई तुम ये करो, हमास हमास को बोला कि ये करो, ये किसी भी हालत में ये आईमेक थ्रू नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने किया और गाजा जो है उसको नक्शे से हटा दिया गया। आप समझ गए, गाजा अब नक्शे पे नहीं है। आईमेक इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमेरिकन विल अलाउ द चाइनीज टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस, मैरीटाइम प्रेजेंस इन द पर्शियन गल्फ। तो ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना दिया जाता है। याद रखिएगा, आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। सर बिल्कुल, मैं इसकी क्लिप भी डालूंगा। हाँ जी सर। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि बलूचिस्तान, अब हुआ क्या है, मैं बोला ना, इट इज आईमेक वर्सेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक मैं आपको बात कह रहा हूं, उसको लेट्स फ्लिप इट। मान लीजिए आईमेक नहीं हो पाता है, G20 में एट द साइडलाइंस ऑफ G20 अनाउंस हुआ था आईमेक। हाँ क्या हाँ हाँ। क्या शाख रह जाएगी सर? और मान लीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू हो जाता है, so then it will go through the all these the Middle East states through the Arab world। ईरान का भी ये हो जाएगा, अमेरिका फिनिश्ड। हमारे लिए भी ये कितना ये डेंजरस चीज हो जाएगा सर। तो हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वीजा वी पाकिस्तान, आपने अरब वर्ल्ड से कोई कंडमनेशन सुना इंडिया के अगेंस्ट? नहीं नहीं। आपने यूरोपियन से कुछ सुना? आपने रशियन से? सर मैं पाकिस्तानी क्लिप देख रहा था जहां पे एक पाकिस्तानी कह रहा है सड़क पे, जैसे लोग करते हैं बना के, कि इस्लामिक मुल्क भी हमारे साथ नहीं खड़े, तो हमने क्या ही किया। इसीलिए नहीं तो ये खड़े हैं वो, आप इसीलिए नहीं खड़े हैं। तो अभी हुआ क्या है वहां पे कि देखिए, सब कुछ इस्लाम के नाम पे अंग्रेजों ने पाकिस्तान को बनाया और इस्लाम के नाम पर ही टूट रहा है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तान को इस्लामिक मानने को तैयार ही नहीं। वो पश्तून बोलते हैं कि तू कहाँ का मुसलमान यार, अब तो इतने साल ये थे।
तेरे को तो मार मार के हमने हिंदू से मुसलमान बनाया। हम्म दैट इज व्हाट द हम्म अफगानिस्तान है ना। हम्म कहते हैं क्या है ये डू रेड लाइन, हम नहीं इस पर भी विश्वास करते। नहीं मानते, तो हाँ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहता है कि तुमने हमको ग्लोबल जिहाद के नाम पर हमको लड़वाया, हम लड़े भी, हमारे लोग मरे, मेरे बच्चों को हम्म सुसाइड बॉम्बर तुम बना रहे हो। और तुम हम्म हम जब कहते कि शरीयत लाओ तो शरीयत भी नहीं लाते हो। तुम कहाँ के हम्म मुसलमान हो? तुमने तो अमेरिकन से हमको ड्रोन भी करवाया, तुमने हमको मरवाया भी। और सामाओं को पकड़वाया। हाँ, ओसामा को पकड़वाया। तो कहते कि तुम कौन से ये हो? बलोच, बलोची का क्या है? एक बलोच लीडर ने कहा कि मैं कई हजार साल से मैं बलोच हूँ, हम्म एक आध हजार साल से मैं मुसलमान हूँ, और 60-70 साल से मैं पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी हूँ। तो बोलो मेरा आइडेंटिटी कहाँ होना चाहिए? सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि पाकिस्तान का मतलब लोगों के सामने कोई पाकिस्तान नाम की आइडेंटिटी नहीं रह गई, और रोज मारे जा रहे हैं। कल भी शायद 17 मारे गए, हाँ जी सर, बलूचिस्तान में, हाँ। मारे गए। जस्ट इमेजिन यार, मतलब द लेवल ऑफ हेट्रेड कि एक कैंटोनमेंट में एक मॉस्क है, मॉस्क में एक स्पेशल कोई उस दिन वो ईद का था, किसी गैदरिंग था, ये सुसाइड बॉम्बर्स केम किल्ड एवरीबॉडी। हम्म ये हम्म लेवल ऑफ हेट्रेड है। और फिर आपको ये जाना पड़ेगा उस पे कि हु वांटेड पाकिस्तान। पंजाब पंजाब ऑल्सो डिड नॉट वांट पाकिस्तान। वहां तो वो था, यूनियनिस्ट पार्टी थी वहां पे। हम्म उन्होंने जितना को तो आने नहीं दिया था बहुत साल तक, टिल लेट 40। यहाँ पे सिंध यूनाइटेड पार्टी थी, दे वर वेरी लेट एंट्री। बलूचिस्तान को तो इन्वेट किया था इन्होंने। इन्वेट किया था। और वहां पर तो आपके NWFP में, विच इज खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ खान अब्दुल गफार खान थे, हम्म वो तो कांग्रेसी थे। ठीक है। हम्म तो हु वांटेड पाकिस्तान? तो इस्लाम के नाम पे अंग्रेजों ने बनवाया, और इस्लाम के नाम पे टूट रहा है सर। हम और आप टूटने से नहीं बचा सकते हैं। अब आप बताइए कि कल का ये पता नहीं जितना डिस्कस कल कई जगहों पे चल रहा था कि ये आसिम मुनीर जो है, हम्म हाँ इस पे मैं आ रहा था। सो आसिम मुनीर का वो है कि भाई मैं कैसे अपने आर्मी को कैसे मैं मोबिलाइज करूं, मोटिवेट। कैसे गैल्वेनाइज करूं? पाकिस्तान के नाम पे तो हो नहीं रहा है। ये जितने भी दहशतगर्द आते हैं ना हिंदुस्तान में, नो बडी फाइट्स फॉर पाकिस्तान, लेट मी टेल यू। दे ऑल फाइट इन द नेम ऑफ इस्लामिक जिहाद। कोई आज के दिन में पाकिस्तान के लिए मरने वाला कोई नहीं है। ये बिलावल बिलावल भुट्टो बोल रहा है ना सर, हम्म कल बहुत बड़ी भाई खून बहेगा, ये बहेगा। इससे लोग पूछे कि तेरे नाना को फौज ने मरवाया माँ को। है? माँ को तेरे फौज में मरवाया, तेरे मामा को, मुर्तजा भुट्टो हाँ को हाँ हाँ हाँ। फॉरेन सॉइल पे खोज खोज मतलब ISI ने उसको मरवाया वहां पे। अब डू यू थिंक विल ही बी एक्चुअली लॉयल टू पाकिस्तान? तो अब इनको एक मालूम है कि लंदन में एक अपना ये रखते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो सर कल भाषा का सुनो, भाषा में इतना एक्सेंट है, इतना एक्सेंट है, सारी उम्र पले ही नहीं है यहाँ पे ये लोग तो। क्या है इनके चाइल्डहुड, अपने देश से एक चाइल्डहुड होता है, मेमोरीज होती हैं, प्यार होता है, सब कुछ होता है। हाँ। भाषा आज भी नहीं बोल पाते आप। अच्छा, आपका दूसरा एक्सेंट क्या इतना है है। सर? दूसरा क्या है कि हाँ, इसीलिए आसिम मुनीर जो है, पर हम्म फोर्स ही हैज, मतलब उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो एंटी हिंदू बस आइडेंटिटी लेके चले। और एक आप सवाल पूछता हूं मैं कि मान लीजिए जो भी कहते हैं अभी, कोई कहता है एक 1% पॉपुलेशन हिंदूज की है पाकिस्तान में, चलो मैं कहता हूँ 0.5% भी हो। यार उनका उनका ये आर्मी चीफ नहीं है। और जिस दिन इसने स्टेटमेंट दिया है
अगले दिन एक पिट गया एक बेचारा लेजिस्लेचर सिंध में, हिंदू लेजिस्लेचर। और वही नहीं, नॉट दैट ही ओनली स्पोक देयर इन ऑन यूएस सॉइल, वो एनआरआईज को, ये कल इसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में रिपीट किया। सर सर, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो कि आप ये देख रहे हो कि एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली कंबस्ट कर रहा है इंटरनली। वो दो एक्सट्रीम, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आप दो एक्सट्रीम एंड्स पे जा रहा है कि तारीके कहते हैं कि तुम शरिया नहीं लाते हो, और अफगान पश्तून पठान कहते हैं तुम तो हो ही नहीं ओरिजिनल, तो तुम तो तुम्हें वो जो ओरिजिनल की रिस्पेक्ट मिलनी है नहीं मिलती। वो मिडिल ईस्ट में भी यही है, ये सऊदी अरबिया में क्या पाकिस्तानियों की हालत है सबको पता है। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स पे कोलैप्स हो रहा है, ना शरिया लग रहा है ना तुम्हें ओरिजिनल मान रहे हैं वो। और ये सबको मोटिवेट करने के लिए कि तुम बलूचिस्तान में लड़ते रहो, तुम वहां पे ड्यूरेंट लाइन पे लड़ते रहो, एक टारगेट बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर हिंदूज को। तभी चुन चुन के एकदम मोस्ट, पहले पाकिस्तान कम से कम एक पर्दा करके अटैक करती थी, ये तो चुन चुन के एक तरह से अटैक किया सर। सर पहले पहले ना ये इस्लाम के नाम पे तो अटैक कर लेते थे, तो अब इसमें इनके इस्लामिक आइडेंटिटी पे ही सवाल उठा दिया लोगों ने। तो अब वो कहते हैं कि उसको, इनको प्रॉब्लम है कि इनको हम ये कैसे करें भाई। आपके यहाँ जो मर्जी आप लोग बोल लें, इसने एक बात कही थी, इसने आसिम मुनीर ने, कि हमारी संस्कृतियां अलग है। बिल्कुल संस्कृतियां अलग है हमारी। हमारे आप देखिए, अभी महाकुंभ हुआ था, 50 करोड़ से लोगों ने ज्यादा वहां पर उस पे हिस्सा लिया। न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति, न कोई पुजारी, न कोई ये, न कोई जात, न कोई पात, ये हमारी संस्कृति है। न किसी के खिलाफ नफरत की बिगुल, ये हमारी संस्कृति। तो हमको आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है। मैंने ये जो किताब लिखी थी, ये द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, ये तो इसमें एक है कि इसको देखिएगा, जब पाकिस्तान बना था उस समय की बात, द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद अली, when asked by a top Indian bureaucrat, B.K. Nehru, regarding the persistent use of abusive language against India and Hindus by the Pakistani newspaper Dawn, ठीक है ना। अच्छा, डॉन बता दें आपको कि ये मुस्लिम लीग का माउथ पीस होता था। इट स्टार्टेड विद दैट, ठीक है ना। रिप्लाइड दैट दो ही न्यू दैट इट वाज रॉन्ग, such fabrications about an enemy was necessary for building Pakistan. When B.K. Nehru retorted by asking what would happen if India were to conjure up the bogey of Hinduism in danger, Mr. Ali was quick to answer that Hinduism was incapable of fanaticism. ओह सर, सेम स्टोरी है, तब से अभी तक चली आ रही है। Yes. सेम स्टोरी है सर, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। Yes. और ये पाकिस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा है, बीके नेहरू, ठीक है सर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस रैंट फ्रॉम एंटी हिंदू रैंट, ये बिल्कुल ये सर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश नहीं है सर, ये आर्मी को बचाने की कोशिश। वो कहते हैं ना, पहले ट्रोइका रूल करती थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी, तो अब एक ही पिलर बच गई है, आर्मी, ठीक है ना। अब वो आर्मी भी खत्म हो रही है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल, इट हैज कोलैप्स्ड, इट इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, आई कैन टेल यू दैट, इट इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड। अब देखिए इसका बाकी आगे और कदम क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, और ना मैं किसी के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। सर मेरा एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत आपके इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, आपने पूरा जिस तरह बात को किया कि साइकिल है, शुरू हुआ नाम पे कि एक हमें मुल्क बनाना है, उस मुल्क की आइडेंटिटी हमने रखनी है, वो आइडेंटिटी ही आपके लिए चैलेंज बन गई। आज कोई पाकिस्तान के नाम पे बलूचिस्तान में आर्मी का सोल्जर बन के मरने नहीं जाता 25, 30, 50 हजार में। पर सर एक जो डेंजर बचा है, क्योंकि आपने बहुत बताया कि बलूचिस्तान तक ये जंग रहेगी,
न्यूक्लियर जो उस समय से चला आ रहा है कि इट इज अ फेल्ड स्टेट बट द प्रॉब्लम इज फेल्ड स्टेट के पास न्यूक है। तो सर हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट जियो पॉलिटिकली? क्या उनके पास है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, यूएस ने अभी ही कंट्रोल ले लिया है। आई डोंट नो। कुछ लोग कहते हैं कि यू डोंट नो, फिनेटिक्स तो है ही है वहां पे। जो डेंजर है, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फेल्ड स्टेट जो आती हैं जाती हैं थ्रू द टाइम्स। बहुत स्टेट्स बनी हैं, बहुत टूटी हैं। यहाँ पे एक पिक्युलरिटी ये है सर, इस पे क्या सर सिचुएशन है? नहीं, मेरी अपनी राय है कि अ, ईरान ईरान एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आपको मालूम है, पूरा जो रीजन का छोड़िए, ग्लोब का जो जियो पॉलिटिक्स है, इसराइल वर्सेस ईरान पर केंद्रित है। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आपको मालूम है कि उसमें सभी इन्वॉल्व है और सबकी नजरें हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुलेमानी को पहले मारा और फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ढूंढ के नहीं मारते, ठीक है। सो पाकिस्तान विथ ऑल दोज जिहादी तंजीम्स इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मेरे ख्याल से ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और जो आपके पाकिस्तानी जनरल्स हैं, मैं बोला कि दे आर सो इजी टू बी ब्लैकमेल्ड। आप बताओ सर, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। AQ खान, वो तो असली उम्मा का आदमी निकला, चोरी करके ले आया न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान को दिया, बाकी भी इस्लामिक कंट्री को बांटने के मूड में था। जो AQ खान, जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर वो कहते हैं, न्यूक्लियर ही वाज द फादर ऑफ, उसको अमेरिकन के कहने पे उसको हाउस अरेस्ट में रखा या नहीं रखा? उस पे 24 घंटे CIA की निगरानी थी सर उस आदमी की। तो ये सब समझते हुए ये लगता है कि शायद, नॉट शायद नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इनका कोई देयर न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जी I will not say 100%, but to a great extent। कैसे छोड़ देंगे उधर? क्या कल को ये अमेरिका को दे दें? कल मान लीजिए कि ये हफीज सईद के हाथ में कोई न्यूक्लियर वेपन आ गया। और उसका भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको मालूम है ना, 86 87 में एक बहुत बड़ा हमने एक्सरसाइज किया था, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कॉल्ड ऑपरेशन ब्रास टैक्स। जहाँ तो हमने करीब 5 लाख सोल्जर्स बिल्कुल बॉर्डर से करीब इधर 100 किलोमीटर पीछे कर रहे थे। तो इनकी जियाउल हक था, ही वाज एट द हेल्प। तो इनके दे स्टार्टेड शिटिंग इन देयर पैंट्स। तो उस समय आपके जो AQ खान है, उन्होंने कुलदीप नैयर को फोन किया कि आइए, मुझे कुछ खास बात करनी है, मुझे इंटरव्यू देना है आपको। वो कैंडल वाले कुलदीप नैयर पहुंच गए और उसने इंटरव्यू में बोला कि अगर आप पाकिस्तान को थ्रेटन करोगे, उसके एग्जिस्टेंस को, तो मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। समझ रहे? तो अनऑफिशियली तो उसी समय डिक्लेयर कर गया। और आपने एक बात सोचा है इश्कर, कि जियाउल हक को इन्होंने मरवाया क्यों? सर इसीलिए इसीलिए यू सी व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट जब तक ये सोवियत यूनियन वाला लड़ाई चल रहा था, सोवियत यूनियन वर्सेस जिहादी और कम्युनिस्ट वर्सेस जिहादीज इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। so they needed this fellow।
अब उसके आड़ में ये जानता था कि अभी अमेरिकन की मजबूरी है, तो ये जाके वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखा है। अभी तो हमको कुछ कर ही नहीं सकते ये। फिर इसको हम्म। अमेरिकन एम्बेसडर ने बताया कि देखो तुम हम्म। बहुत चालाक बन रहे हो, और उसने हम्म। एक पूरा एक डिजाइन दिखाया कि तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा दिखता है, जो हम्म। तुम चाइनीज की मदद से भी बना रहे हो। तो फिर दे वर जस्ट वेटिंग कि लड़ाई खत्म हो, इसको तो खत्म कर देना। फिर आपको मालूम है क्या हुआ। ही वॉज कंपेल्ड टू वॉच टैंक के ट्रायल चल रहे थे। कंट्री का यार प्रेसिडेंट टैंक का ट्रायल देखने थोड़ी जाता है। उसको बुलाया गया वहां पे, और उसमें ये अमेरिकन एम्बेसडर भी था। दे सैक्रिफाइस देयर एम्बेसडर। एक ये रॉबिन राफेल थी, वॉज टोटली, उसका उसका हस्बैंड भी डिप्लोमेट था। ही वॉज इन पाकिस्तान, तो उसको भी कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ दैट हर हस्बैंड वॉज। दे वर estranged फॉर मेनी years। बाद में वो कश्मीर में शी बिकेम टोटली एंटी इंडिया, यू नो दैट इज। पूरे गेम हुर्रियत हुर्रियत को मतलब वो हुर्रियत को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा, रॉबिन रफेल का, उड़ा दिया उसको। और उड़ाने का कारण था न्यूक्लियर वेपन। अब सडनली आप प्रेसिडेंट को अगर आप खत्म कर दें, तो आप सोचिए, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द नेचर ऑफ पाकिस्तान, वो पूरा जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो बन रहा था, उसको तो कहीं धक्का लगा होगा ना बहुत बड़ा। और सर एक्यू खान की बहुत। भी जब हाँ सर, एक्यू सॉरी, एक खान ही खान तो बोल। एक्यू खान की भी जब पिटाई हुई होगी, तो उसने भी बहुत कुछ बोला होगा। ये है। सर माइंड बॉगलिंग है कि गेम्स बिहाइंड गेम्स, जिस तरह आपने सारा इसको एक्सप्लेन किया। एंड मैं तो सर यही टेक अवे लेके जा रहा हूँ कि अब मतलब बेसिकली पाकिस्तान का जो फेलियर है वो अब हाइडेबल नहीं रहा। बलूचिस्तान अगर क्रिएट होता है तो बचेगा ही नहीं पाकिस्तान, इफेक्टिवली कोलैप्स स्टेट है। तो सर लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या आगे होता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, कि आपने पूरी बात और ये बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके बहुत साफ तरीके से सर सारी ऑडियंसेस को समझाई। थैंक देखिए यू। देखिए देखिए, लेकिन जाते जाते एक बात मैं बोल दूं कि हमने जेडी वांस की बात की, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब इतनी बड़ी बात करता है, दो चीजें गौर करने वाली। जी जी जी। उन्होंने कहा कि जो बचा खुचा पाकिस्तान, दैट इज व्हाट ही इम्प्लाइड। हाँ बची खुची जो सरजमीन है। हाँ। जो बची खुची जमीन, तो समझ जाइए बची खुची जमीन क्या है। हम्म। और दूसरी बात उन्होंने कही, कल्पना के बाहर। हम्म। हम्म। तो हम्म। एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बोलता है, उसके भी क्रेडिबिलिटी की सवाल है एज लीडर ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल लीडर। एट द मोमेंट ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। ऑल्सो सर मेजर्ड पर्सन, कई जैसे ट्रम्प जैसे कुछ भी बोल के बाद में बोलते हैं मेरा मूड ये था, मैं तो डील कर रहा था, नेगोशिएट कर रहा था, वो एक अलग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेरी डिफरेंट। वो जो बोलते हैं वो शुरू से ही ग्रेविटी के साथ बोलते हैं। ही इज नॉट अमेरिकन माइंड, कुछ भी बोल दिया उसके बाद कुछ भी और बोल दिया। तो वो शुरू से ही ग्रेविटी ऑफ माइंड से बोलने वाले पर्सनैलिटी हैं। चाहे मैं पुरानी क्लिप्स देखें आप उनकी, जब बीजेपी में कार्यकर्ता थे या फिर जब सीएम थे या पीएम थे, तो ऐसे व्यक्ति का बोलना कल्पना से परे बहुत हाई बेंचमार्क आपने अपने शब्दों से भारत के सामने रख दिया है कि मैं करने जा रहा हूं। और ट्रम्प का है कि भाई ऐसे ऐसी बात बोल दे कि अगला आगे कुछ पूछ ही ना सके। अलग अलग स्टाइल है सर, अलग अलग स्टाइल है। हजार और 1,500 साल में घूमते रहो उसी में। अब उसको इंटरप्रेट करो कि ये क्या बात कर रहा है कि जो उस समय से इन्वेडर्स आए थे उनको लेके बात कर रहा है हिंदू, और ये उस इशू पे ले जा रहा है, हाँ, ये पाकिस्तान इशू ले जा रहा है। वो आप डिसाइफर करते रहो वो वही तो, उसका तो सर रहता फैला दो, जिसने समेटना समेटेगा, नहीं समेटना नहीं समेटेगा। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू।